नमस्कार मित्रों। ऐसा कहते हैं कि जब एक जंग खत्म होती है तो शांति प्रस्तावित होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन जर्मन लोगों के लिए बात कभी सच साबित नहीं हुई। सबसे पहले प्रथम महाविश्व युद्ध और उसके बाद शुरू हुआ उससे भी ज्यादा तबाही मचाने वाला द्वितीय विश्व युद्ध। ये दो जंगें खत्म ही नहीं हुई थी तो जर्मन लोगों को लगा कि अब तो वो शांति से जी पाएंगे, लेकिन नहीं, ये बात फिर से गलत साबित हुई। उस टाइम की सबसे बड़ी महासत्ता मतलब अमेरिका और दूसरे साइड सोवियत महासंघ, इनके बीच शुरू हुआ कोल्ड वॉर और इसी के चलते जर्मनी और उसकी राजधानी बर्लिन दो हिस्सों में बांटी दी गई और उनके बीच खड़ी हुई एक लोहे जैसी मजबूत दीवार। तो दोस्तों, मैं सिद्धेश जोरवेकर इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। तो कल है 3 अक्टूबर और जर्मनी में है यूनिफिकेशन डे की वजह से पब्लिक हॉलिडे। तो 1990 में इस दिन पे क्या हुआ था उस चीज के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अपनी कहानी की शुरुआत शुरू होती है 1 मई 1945। तो ये वही दिन है जिस दिन जर्मनी का तानाशाह मतलब हिटलर ने अपने होने वाले हार की वजह से आत्महत्या कर दी थी। और उसके जस्ट 2 दिन बाद मतलब 3 मई 1945 को जो नाजी जर्मनी थी उन्होंने अलाइड फोर्सेस के सामने घुटने टेक दिए थे। उन्हें पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया था। तो ये अलाइड फोर्सेस में थे कौन? इसमें थे अमेरिका, फ्रांस, यूके और सोवियत यूनियन। तो जब एक देश जीतता है तो वो हारे हुए देश के साथ क्या करता है? जी हाँ, वो उस पर कब्जा बनाना चाहता है। इसी मकसद से इन 4 देशों ने जर्मनी के भी 4 टुकड़े कर दिए और वो आपस में बांट लिए। और बर्लिन जो कि जर्मनी की उस टाइम पे कैपिटल थी, उसके भी इन्होंने 4 टुकड़े करके और वो आपस में बांट लिए। तो ये जो 4 टुकड़े थे उसको सेक्टर्स कहा जाता था। मतलब एक ब्रिटिश सेक्टर, एक यूएसए सेक्टर, एक फ्रांस का सेक्टर और जो कि सोवियत रशिया के पास जो सेक्टर था उसे कहते थे सोवियत सेक्टर। जैसे कि आप ये इमेज में देखते हो, तो जो यूके का सेक्टर था, फ्रांस का सेक्टर था और यूएसए का सेक्टर था वो वेस्ट साइड में था और जो ईस्ट साइड में था वो था सोवियत यूनियन का सेक्टर। तो बर्लिन को इन 4 सेक्टर्स में डिवाइड करने का भी एक महत्वपूर्ण कारण था। जरा याद करिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा था तो सोवियत यूनियन बर्लिन पहुंचने वाला पहला अलाइड फोर्सेस का मेंबर था। बाकी के देश मतलब यूके, यूएसए और फ्रांस बर्लिन तक बहुत एंड में पहुंचे। और जब ये सोवियत यूनियन वहां पे पहुंचा, उन्होंने पूरे बर्लिन पे कब्जा बना लिया। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से इन 4 देशों ने ये जो कैपिटल था उसको भी 4 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया। अगर आप ईस्ट बर्लिन मतलब ईस्ट जर्मनी का अगर आप पूरा का पूरा पार्ट देखोगे वो सोवियत यूनियन के अंडर है और उसके बीचों बीच जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो बर्लिन है। और इस बर्लिन में अगर आप वेस्ट साइड देखोगे जिसमें यूके, यूएसए और फ्रांस, इनको अगर आप मिला दोगे तो ये वेस्ट पार्ट बनता है बर्लिन का। और जो कि एनक्लेव है मतलब उसके चारों ओर से सोवियत यूनियन ने कब्जा बना लिया है। अब इन 4 देशों ने जर्मनी पे तो कब्जा जमा लिया था, जर्मनी में तो वो पहुंच गए थे, लेकिन ये जो 4 देश थे उनकी आपस में इतनी ज्यादा बनती नहीं थी, खास करके यूएसए और यूएसएसआर की। क्योंकि जो यूएसए जो थी वो कैपिटलिस्ट माइंडसेट वाले थे और जो सोवियत यूनियन थे उनकी आइडियोलॉजी थी कम्युनिज्म। अगर आप देखोगे इतिहास में जाके तो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म कभी भी एक साथ नहीं चल सकते। और ये जो इसकी वजह से ये जो देश थे दो, खास करके यूएसए और यूएसएसआर, वो एक दूसरे पे हावी होने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। और आगे जाके यही कारण बना कोल्ड वॉर का। तो ये 4 कंट्रीज थी, उसमें से यूके, यूएसए और फ्रांस ये चाहती थी कि जर्मनी में फिर से इलेक्शन किए जाए, वहां पे नई गवर्नमेंट लाई जाए और इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देंगे। इन शॉर्ट वो चाहते थे कि वो वहां पे फिर से खुशहाली आए और जर्मनी फिर से आत्मनिर्भर बने। लेकिन दूसरी तरफ जो सोवियत यूनियन था उसका आइडियोलॉजी मतलब उसकी सोच कुछ अलग थी। अगर आप इतिहास में पीछे जाके देखोगे तो वर्ल्ड वॉर मिला के जर्मनी ने 2 बार रशिया पे आक्रमण किया था, वहां पे लड़ाई लड़ी थी और दोनों बार वो हारे थे वैसे। लेकिन ऐसा भी नहीं कि रशिया जीत पाया था जर्मनी के अगेंस्ट, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में उनको ये मौका मिला और उन्होंने जर्मनी पे पूरा का पूरा कब्जा बना लिया। तो वो चाहते थे कि अभी हमने इसको तो जीत लिया है तो अभी हम इनके रिसोर्स से जो है वो लूट लेंगे, हमारे कंट्रीज में की तरक्की में वो काम आएंगे और जो जर्मनी है वहाँ पे हम कम्युनिज्म लाएंगे, अपनी आइडियोलॉजी लाएंगे, तो फिर ये अपना एक पपेट स्टेट बनेगा। तो ये जो 3 कंट्रीज थी यूके, फ्रांस और यूएसए, इन्होंने क्या सोचा
कि हमारी आइडियोलॉजी एक जैसी है, तो हम एक काम करते हैं, जर्मनी का जो हिस्सा इन तीनों देश के पास है उनको मिला लेते हैं, और इसी तरह से जन्म हुआ द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, इन शॉर्ट वेस्ट जर्मनी। वो वेस्ट जर्मनी इसलिए क्योंकि आप अगर मैप में देखोगे तो ये वेस्ट पार्ट पड़ता था जर्मनी का। उसी तरह जो ईस्ट पार्ट था जर्मनी का, जो कि सोवियत यूनियन के अंडर था, उसको नाम दिया गया द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, इन शॉर्ट ईस्ट जर्मनी, क्योंकि वो पूर्वी दिशा में है। बर्लिन में जो 3 हिस्से हैं, 4 हिस्सों में से 3 जो हिस्से यूके, फ्रांस और यूएसए के हैं, उसको भी एक साथ मिला दिया गया, उसको नाम दिया गया वेस्ट बर्लिन। और जो ईस्ट साइड वाला सोवियत यूनियन वाला पार्ट जो है बर्लिन का, उसको नाम दिया गया ईस्ट बर्लिन। इसी तरह से जो देश था उसको 2 भागों में बांट दिया गया, वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी, और बर्लिन को भी वेस्ट बर्लिन और ईस्ट बर्लिन। और ये जो वक्त था वो था वर्ल्ड वॉर 2 के जस्ट बाद वाला, मतलब 1949 वाला। लेकिन अब तक देखा जाए तो जर्मनी के लोगों को और स्पेशली बर्लिन के लोगों को ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं था, क्योंकि वो काम के सिलसिले में या फिर अपने रिलेटिव फ्रेंड्स को मिलने के सिलसिले में एक दूसरे के सेक्टर्स में जाते रहते थे। जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे हम वेस्ट जर्मनी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखते हैं। वेस्ट जर्मनी जो थी वो कैपिटलिस्ट और ओपन इकोनॉमी होने की वजह से यहाँ पे भारी संख्या में जॉब तैयार हो रहे थे। इसकी वजह से पैसा बहुत सारा आ रहा था, लोगों की लाइफस्टाइल इससे वजह से सुधर रही थी, और हम देखते हैं कि वो लोग बहुत आराम से अपनी लाइफ जीते हैं। वहीं दूसरी ओर ईस्ट जर्मनी में जॉब्स ना के बराबर थी। इसकी वजह से लोगों में बहुत भारी मात्रा में पॉवर्टी देखने को मिलती है। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से महंगाई बहुत हद तक बढ़ जाती है, और इसी कारण बहुत सारे लोग ईस्ट जर्मनी से वेस्ट जर्मनी माइग्रेट हो चुके थे। ये तादाद बहुत बड़ी थी, ऑलमोस्ट 3 मिलियन, मतलब 30 लाख। आप याद रखिए, ये 30 लाख जो आंकड़ा है वो उस टाइम के ईस्ट जर्मनी के 20% पॉपुलेशन जितना था। मतलब हर 5 में से एक आदमी 1949 टू 1961 के बीच में वे जर्मनी माइग्रेट हो चुका था। सबसे मजेदार और इंटरेस्टिंग चीज तो बर्लिन में थी। बहुत सारे लोग जो थे वो ईस्ट बर्लिन में रहते थे, रोजाना उठते थे, वेस्ट बर्लिन जाते थे, वहाँ पे अच्छी खासी कमाई करते थे, और शाम को लौट के फिर से अपने ईस्ट बर्लिन वाले घर पे लौट आते थे। अब इसको ऐसा समझ लीजिए कि आज के जमाने में जैसे मुंबई के सबर्ब में लोग रहते हैं, ठाणे, पनवेल या फिर कल्याण, जो कि लोकल से साउथ मुंबई या फिर सेंट्रल मुंबई जाते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और फिर से अपने अपने घर पे लौट जाते हैं, जो कि है साउथ मुंबई सबर्ब में। तो कुछ इसी तरीके से बर्लिन के लोग अपनी लाइफ जी रहे थे। ये जो लोगों का माइग्रेशन है या फिर ब्रेन ड्रेन, ये रोकने के लिए ईस्ट जर्मनी की गवर्नमेंट कुछ सख्त कदम उठाती है। वो अपने जो वेस्ट जर्मनी की तरफ जो बॉर्डर है उसको सील करने की कोशिश करते हैं। वो वहाँ पे एक बार्क वायर से वो बॉर्डर क्लोज कर देती है। वहाँ पे पेट्रोलिंग भी बहुत सारी बढ़ाती है। तो इसकी वजह से होता क्या है, जो माइग्रेशन है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन आपको अगर वेस्ट जर्मनी में जाना है तो आपको बहुत अच्छे से, मतलब वहाँ से आपको वीजा लेने की परमिशन लगती है वीजा ऑफिसर से। वहाँ पे जो ऑफिसर्स खड़े उनको प्रूव करना होता है कि आप किस मकसद से जा रहे हैं। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था। और यहाँ पे आता है अपने कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक जगह जर्मनी में, ईस्ट जर्मनी में ऐसी थी, वहाँ से अभी भी वेस्ट जर्मनी जाया जा सकता था, और वो थी बर्लिन। ईस्ट जर्मनी के लोगों ने अभी बहुत ही अच्छा सा आइडिया सोच लिया था। वो जाते थे अभी बर्लिन, ईस्ट बर्लिन। वहां से वो आसानी से अभी वो वेस्ट बर्लिन तो जा सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर तो वेस्ट बर्लिन का खुला है। और वेस्ट बर्लिन से वेस्ट जर्मनी एक ट्रेन जाती थी, वो उसमें बैठ के वेस्ट बर्लिन निकल लेते थे। तो अभी भी ये माइग्रेशन चल रहा था। बर्लिन से ये जो माइग्रेशन हो रहा है, इसकी जानकारी ईस्ट जर्मनी के ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से थी, और वो इसके वजह से बहुत परेशान भी थे। इसके वजह से जो लोग थे बर्लिन के, उनमें ये अफवाह फैलने लगी कि जिस तरीके से जर्मनी के बीचों बीच जैसे बॉर्डर डाल दी गई है और वेस्ट जर्मनी जाना अभी नामुमकिन कर दिया है, उसी तरीके से अभी बर्लिन के बीचों बीच बॉर्डर डाल दिए जाएंगे, और इसके वजह से माइग्रेशन जो है वो भी रोक देंगे। और एक दिन ये जो डर था बर्लिन के लोगों का, वो हकीकत में आया। लेकिन बर्लिन के लोगों को ये पता नहीं था कि ये जो मूव होगी वो इतने फास्ट, इतने जल्द से, इतने अचानक से की जाएगी। 12 अगस्त 1961 ये वो दिन था जिस दिन बर्लिन के लोग अपने नींद से उठे और देखे कि वेस्ट बर्लिन और ईस्ट बर्लिन के बॉर्डर पे ईस्ट जर्मनी की जो पुलिस है वो ह्यूमन चेन्स बना के खड़े हो गए हैं। पहले दिन इन लोगों ने, जो वेस्ट जर्मनी के जो सोल्जर्स है, पुलिस है, उन्होंने पूरा घेराव कर लिया वेस्ट बर्लिन का। मतलब जो सेक्टर्स है यूके, फ्रांस और यूएसए के, उनको चारों तरफ से घेर लिया
और वहां पे बार्ब वायर की फेंसिंग करना शुरू कर दिया। और ये बार्ब वायर डालते वक्त इन्होंने और एक काम शुरू कर दिया। जो कोई भी अंडरग्राउंड मेट्रोस थी, बसेस थी, ट्राम्स थी, उनको ब्लॉक कर दिया गया। जो कोई भी टेलीफोन वायर जो कि ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन के बीच में जाती थी, उनको तोड़ दिया। इसी तरह इन्होंने पहले दिन से ही जो माइग्रेशन था ईस्ट जर्मनी से वेस्ट बर्लिन की तरफ, वो रोक दिया। तो दोस्तों, हमने इस पार्ट में देखा कि वर्ल्ड वॉर II के बाद जर्मनी में क्या माहौल था, कैसे अलाइड फोर्सेस ने जर्मनी और बर्लिन पे अपना कब्जा बनाया, कैसे एक देश के और एक शहर के दो बंटवारे किए गए और कैसे बर्लिन के बीचों बीच एक बर्लिन वॉल बनाई गई। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि इस बर्लिन वॉल की वजह से वहाँ के लोगों को क्या क्या दिक्कतें हुई, कैसे वो ईस्ट बर्लिन छोड़ के भाग रहे थे, और हम ये भी देखेंगे कि इस दर्दनाक कहानी का अंत आखिर कैसे हुआ। तब तक दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए। धन्यवाद।